नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं समाजशास्त्र का अभ्यास प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र जो है DOE द्वारा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है और मैं आपको इसमें आए हुए सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ में बताऊंगा। तो चलिए आइए हम इसे शुरू करते हैं। ये पूरा जो आपका एग्ज़ाम है ये CBSE टर्म 1 के पैटर्न पर बना हुआ है। पूरा प्रश्न पत्र CBSE टर्म 1 के पैटर्न पे है और उसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेमोग्राफी शब्द जो डेमोस व ग्राफिन से मिलकर बनाए का अर्थ क्या है? बातों का वर्णन, लोगों का वर्णन, आंकड़ों का वर्णन या फिर समूहों का वर्णन। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, लोगों का वर्णन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण के कौन से चरण से गुजर रहा है? भारत जो है जनसांख्यिकीय है संक्रमण के कौन से चरण से गुजर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो इसका सही आंसर है हमारा भारत जो है जनांकीय संक्रमण के दूसरे चरण से होकर गुजर रहा है। बी इसका हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, डैश द्वारा किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। क्या ऐसा है जो एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, मृत्यु दर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, किस राज्य में उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात पाया जाता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार किस राज्य में उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अरुणाचल में जो है सबसे ज़्यादा बाल स्त्री पुरुष अनुपात पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, शिशु और मातृ मृत्यु की नीची दरें किस बात की सूचक है? शिशु और मातृ मृत्यु की नीची दरें किस बात की सूचक है? गरीबी की, विकास की, पिछड़ेपन की, खराब स्वास्थ्य सेवाओं की। तो देखिए यदि मृत्यु दर हमारी घट रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो ये किसका सूचक होती है? विकास का सूचक होती है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, जब जन्म दर व मृत्यु दर के बीच अंतर लगभग शून्य हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर है वो शून्य हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन ए, प्रतिस्थापन स्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सन 1901 में जाति आधारित जनगणना किसके निर्देशन में की गई थी? 1901 में जो जाति आधारित जनगणना हुई वह किसके निर्देशन में हुई थी? तो वह हुई थी हमारी हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, एक जाति एक धर्म व एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? एक जाति एक धर्म व एक ईश्वर का नारा जो है किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नारायण गुरु ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसने दक्षिण भारत में निम्न जाति के आंदोलन की अगुवाई की और कहा कि हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले? तो बताइए ये किसने कहा था? तो ये कहा था पेरियार ने। पेरियार ने जो है ये कहा था कि हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लिखित धर्मग्रंथ का पालन करना, राज्य या राजनीतिक संगठन न होना, कठोर वर्ग विभाजन, स्वयं की कोई संस्कृति न होना। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, राज्य या राजनीतिक संगठन का न होना। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन सा जनजातियों का स्थायी विशेषक है? निम्न में से कौन सा जनजातियों का स्थायी विशेषक है? तो इसका देखिए इसमें हमारा जो भाषा है और शारीरिक विशेषता है दोनों ही हमारा जनजातियों का स्थायी विशेषक है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सी जनजातियों की समस्या नहीं है? वनों का छिन जाना, जमीनों का सरकार द्वारा अधिग्रहण, विकास का फायदा मिलना, जनजातीय इलाकों में गैर जनजातीय लोगों का आप्रवास। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, विकास का फायदा मिलना। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक ताराबाई शिंदे ने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुलामगिरी, सुल्तान ड्रीम्स, वैदिक अथॉरिटी फॉर विडोरी मैरिज, स्त्री पुरुष तुलना। तो देखिए ताराबाई शिंदे ने लिखी है स्त्री पुरुष तुलना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले समाज सुधारक कौन थे? सती प्रथा के खिलाफ इनमें से किसने आवाज़ उठाई थी? जो आवाज़ उठाई थी राजा राममोहन राय ने। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, सामाजिक संसाधन तक असमान पहुंच की पद्धत कहलाती है?
सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी सामाजिक विषमता, यानी कि समानता न होना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। इनविजिबल मैन नाम का उपन्यास किसने लिखा है? इनविजिबल मैन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हमारा लिखा गया था डी रॉल्फ एलिसन के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। वे तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है वे अलग रखा जाता है, डैश कहलाते हैं। वे तौर तरीके जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाता है, अलग रखा जाता है, क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार में व्यक्ति को जो है समाज से अलग कर दिया जाता है। 19 है विविधता से तात्पर्य है। विविधता का क्या अभिप्राय है? असमानताओं के बीच समानताओं से, असमानताओं के जवाय अंतरों से, असमानता और अंतर दोनों से, नए असमानताओं से, नहीं अंतरों से। तो देखिए हमारा विविधता से अभिप्राय होता है असमानताओं के जवाय अंतरों से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी से हमारा सामुदायिक पहचान के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? देखिए इसमें ध्यान से देखिए नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑप्शंस में इसका ध्यान रखेंगे। यह हम क्या है को दर्शाती है, इनकी सदस्य आकस्मिक होती है, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह पहचानें मजबूत नहीं होती है। तो हमारा जो इसका डी ऑप्शन है पहचानें मजबूत नहीं होती है, ये हमारा गलत है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है धार्मिक पहचान पर आधारित उग्र राष्ट्रीयवाद को क्या कहा जाता है? धार्मिक पहचान पर आधारित उग्र राष्ट्रीयवाद को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सत्ताधारी राज्य के बारे में क्या सही है? यह प्रजातांत्रिक राज्य के विपरीत होता है। यह अपनी वैधता लोगों से प्राप्त करता है। इसमें लोगों की राय आवाज़ों को स्थान मिलता है। यह राज्य के लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? यह प्रजातांत्रिक राज्य के विपरीत होता है। ए इसमें सही है हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा डैश का अधिकार यह प्रकट करता है कि राज्य राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेह है। किसका अधिकार यह प्रकट करता है कि जो राज्य है वो राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेह है? तो बी जो समानता का अधिकार है वह यह प्रकट करता है कि राज्य राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेह है। अगला प्रश्न नंबर 24 है हमारा अल्पसंख्यकों व सांस्कृतिक विविधता संबंधी अनुच्छेद है। तो देखिए अल्पसंख्यकों व सांस्कृतिक विविधता संबंधी जो अनुच्छेद है वो हमारे किस में आते हैं? ऑप्शन ए में आते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अब खंड ब है हमारा, ठीक है। सेक्शन बी प्रश्न नंबर 25 है हमारा बाल स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर मनरेगा। तो देखिए बाल स्त्री पुरुष अनुपात को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है सरकार द्वारा चलाया गया है। प्रश्न नंबर 26 है मालथस के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बताएं कि क्या सही है। मालथस ने तो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, उसका बताना है कि कौन सा इसमें से हमारा सही है। जनसंख्या विस्तार गुणोत्तर रूप में होती है। जनसंख्या वृद्धि की दर संसाधनों की वृद्धि दर से हमेशा पीछे रहती है। तो देखिए मालथस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर संसाधनों की वृद्धि दर से हमेशा पीछे रहती है। ये हमारा एक तो सही है, ठीक है। और हमारा क्या सही है? यह सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत है, ये भी हमारा सही है। तो 2 और 3 हमारे सही होंगे क्या? नहीं। इसका जो है हमारा ये बताया है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए सही होगा इसमें जनसंख्या विस्तार गुणोत्तर रूप से होता है, ये भी हमारा सही है। और यह सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत है, ये भी हमारा सही है। तो 26 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा भारत में साक्षरता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में साक्षरता के लिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है? विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में समानता पाई जाती है। स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुष की अपेक्षा कम है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों में साक्षरता दरें नीची है। साक्षरता दर में पाई जाने वाली असमानता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वजह से पीढ़ियों के बीच भी असमानताएं उत्पन्न होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में समानता पाई जाती है, यह हमारा सही नहीं है और नहीं पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार पहले चरण में समाज विकसित होता है, दूसरे चरण को संक्रमणकालीन चरण कहते हैं, तीसरे चरण में समाज कम विकसित होता है, तीसरे चरण में जनसंख्या विस्फोट होता है। तो बताइए इसका क्या सही होगा? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन बी सही है, दूसरे चरण को संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, मालथस के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। अकालों व बीमारी के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्राकृतिक निरोध अनिवार्य है, ये भी सही है। बड़ी उम्र में विवाह कृत्रिम निरोध का उदाहरण है, ये भी हमारा सही है। जनसंख्या विस्तार समांतर रूप से होता है, तो यही हमारा क्या है, गलत है। तो 29 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अभिकथन और कारण वाला। तो इसमें अभिकथन है, मालथस के विचार की आलोचना इस बिंदु पर होती है कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है, और कारण बताया गरीबी आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। तो देखिए इसमें हमारा ए भी सही है, और जो अभिकथन है वो भी सही है, और कारण भी हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों हमारे सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, आवास के नियम के अनुसार परिवार के डैश प्रकार होते हैं। आवास के नियम के अनुसार परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए आवास के नियम के अनुसार परिवार के पत्नी स्थानिक और पति स्थानिक दो तरह के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से क्या जाति की विशेषता नहीं है। क्या जाति की विशेषता नहीं है, यह विजातीय समूह होता है, यह जन्म से निर्धारित होती है, इसमें खंडात्मक संगठन होता है, यह श्रेणी व प्रस्तुति के एक अधिक्रम ये व्यवस्थित होती है। तो बताइए इसका क्या सही होगा, यह विजातीय समूह होता है। तो नहीं, इसका यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि विजातीय समूह नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, क्रमकांडीय दृष्टि से जाति व्यवस्था आधारित है। क्रमकांडीय दृष्टि से जाति व्यवस्था किस पर आधारित है, यह आधारित है शुद्धता व अशुद्धता के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, औपनिवेशिक काल में जाति में क्या कौन से परिवर्तन आए। औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश शासन जो आया, तो उसमें जो है जाति में कौन से परिवर्तन आए थे। जनगणना द्वारा जातियों का रिकॉर्ड बनाना, जातियों की पहचान स्थिर व कठोर हो जाना, जातियों की अधिसूची बनाना ताकि उन्हें विशेष दर्जा दिया जा सके। तो देखिए जनगणना द्वारा जातियों का रिकॉर्ड रखना ये भी हुआ था, जातियों की पहचान व स्थिर कठोर हो जाना ये भी हुआ, जातियों की अधिसूची बनाना और विशेष दर्जा दिया जाना ये भी होना। तो हमारा 1, 2 व 3 सही है, तो हमारा सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, जाति व्यवस्था में अधिक्रम से तात्पर्य जाति विशेष के डैश से है। जाति व्यवस्था में अधिक्रम से तात्पर्य क्या है, जाति विशेष के स्थान से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, अभिकथन और कारण का है, मातृतंत्र एक आनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है, और कारण है इसका, मातृतंत्र का कोई ऐतिहासिक या मानव शास्त्रीय परिणाम नहीं है। तो देखिए इसका हमारा क्या सही बनेगा। तो देखिए मातृतंत्र एक आनुभाविक कल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक कल्पना है, मातृतंत्र का कोई ऐतिहासिक या मानव शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। तो दोनों ही हमारे क्या है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, बौद्धिक के अनुसार निम्न में से कौन सा पूंजी का प्रकार नहीं है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, कौन सा पूंजी का प्रकार नहीं है। तो राजनीतिक जो है ये हमारा पूंजी का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 38 है, सामाजिक बहिष्करण के संदर्भ में क्या सही है। सामाजिक बहिष्करण के बारे में क्या सही है, यह आकस्मिक होता है, इसमें अवसरों की समानता पाई जाती है, इसमें समाज में समावेशित किया जाता है, यह अनैच्छिक होता है। तो देखिए इसमें से क्या सही है, इसमें से सही है हमारा यह आकस्मिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39, जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है वहाँ आमतौर पर उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक हालात गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा कैसे हैं। बताइए, बदतर है, समान है, अच्छे या बेहतर है। तो ये जो है बदतर है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, अन्य पिछड़ा वर्गों के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें पूछा है क्या सही नहीं है, इन्हें भी नकारात्मक रूप से परिभाषित किया गया है। ये जाति क्रम में निम्न कही जाने वाली जातियों का हिस्सा है, ये सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ये सभी धर्मों में पाए जाते हैं। तो इसका है ये जाति क्रम में निम्न कही जाने वाली जातियों का हिस्सा है, इसलिए इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, अस्पृश्यता के बारे में क्या सही नहीं है। आर्थिक शोषण से कोई संबंध नहीं है, अखिल भारतीय प्रगटनाएं अनादर सूचक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, यह बहिष्कार का कारण बनती है। तो देखिए नहीं पूछा है, तो नहीं क्या है, आर्थिक शोषण से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध आर्थिक शोषण से भी होता है, क्योंकि अस्पृश्यता के आधार पर नौकरियों में भी भेदभाव किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 42, अभिकथन है, अक्षम लोग गरीब देशों में सबसे गरीब होते हैं। ऐसी सोच का मूल कारण उस सांस्कृतिक संकल्पना से है में निहित है जो असमर्थ या दोष
दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। तो देखिए, अगर इसमें हम देखें तो हमारा ए और आर दोनों तो सही है। असक्षम लोग गरीब देशों में सबसे गरीब होते हैं और सांस्कृतिक संकल्पना में निहित है जो असमर्थ या दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, राष्ट्र के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय होता है। राष्ट्र का वर्णन करना कठिन है। राष्ट्र को परिभाषित करना कठिन है। राष्ट्र का निर्माण साझे धर्म, भाषा व संस्कृति इत्यादि के आधार पर होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, राष्ट्र का वर्णन करना कठिन है, यही इसमें सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में क्षेत्रवाद को पहचान चिन्ह के भौगोलिक संकेंद्रण व क्षेत्रीय वंचन के कारण प्रोत्साहन मिलता है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, क्षेत्रवाद को किसके द्वारा प्रोत्साहन मिल जाता है? इसका संबंध हमारा भारतीय संघवाद से है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिकथन है हमारा, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उनका राजनीतिक संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे विशेष संरक्षण के बिना धर्म निरपेक्षवाद अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों व प्रतिमानों को थोपने का बहाना बन सकता है। तो देखिए, ए हमारा सही है कि संरक्षण के लिए उनका राजनीतिक संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए। और दूसरा, अगर यदि हम विशेष संरक्षण नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि बहुसंख्यक समुदायों के मूल्य व प्रतिमानों को थोपने का बहाना बन सकता है। तो ये भी हमारा सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, भारतीय राज्य राष्ट्र के लिए कौन सी बातें सही है? इसमें बताना है कि कौन सी बातें सही है। तो देखिए, न तो आत्मसातकरणवादी है, न ही एकीकरणवादी है, सही है। अल्पसंख्यक समुदायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 कानूनों में कोई कमी नहीं है, किंतु उनके पालन में थोड़ी कसर है, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो हमारा 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिकथन है, क्षेत्रीय भावनाओं को आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफ़ी है। एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए जो सुनिश्चित कर सके कि यह एक बड़े संघीय ढांचे के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में चल सकता है। तो बताइए कौन सा सही होगा इसका? तो देखिए, इसके अंदर हमारा क्षेत्रीय भावनाओं को आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफ़ी है। गलत, ऐसा नहीं है। एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए जो सुनिश्चित कर सके कि वह एक बड़े संघीय ढांचे के अंतर्गत स्वायत्त इकाई के रूप में चल सकती है। तो ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। तो ए असत्य और आर सत्य है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में पश्चिमी व भारतीय दृष्टिकोणों में क्या अंतर है? पाश्चात्य भाव सभी धर्मों को आदर देने व भारतीय भाव धर्मों से दूरी बनाने का है। पाश्चात्य भाव धर्मों से दूरी बनाने का और भारतीय भाव सभी धर्मों को आदर देने का है। दोनों ही दृष्टिकोण धर्म को राज्य का अनिवार्य दायित्व नहीं मानते, कोई अंतर नहीं है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पाश्चात्य भाव धर्मों से दूरी बनाने का और भारतीय भाव सभी धर्मों को आदर देने का है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है हमारा। देखिए, 49 में आपको क्या दिया हुआ है? एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के आधार पर ही आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जनसांख्यविदों, नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस विषय से जुड़े नागरिकों को वास्तव में जिस तथ्य से डरा दिया है वह बच्चों के लैंगिक यानी बाल स्त्री अनुपात में एकाएक आई भारी गिरावट। आमतौर पर सभी आयु वर्गों के समग्र स्त्री पुरुष अनुपात से यह काफ़ी ऊंचा रहता आया है, लेकिन अब इसमें तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो अब इसके आधार पर प्रश्न दिए हैं, बाल स्त्री अनुपात किस आयु वर्ग में मापा जाता है? पहला प्रश्न है, बाल स्त्री अनुपात किस आयु वर्ग में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में। प्रश्न नंबर 50 है, किस तथ्य ने सबको डरा दिया है? बताइए। तो अभी हमने पढ़ा कि बाल स्त्री अनुपात में जो कमी आ रही है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात में जो कमी आ रही है उसने सबको डरा दिया है। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, गिरते बाल स्त्री अनुपात का क्या कारण सही नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा कारण सही नहीं है? लिंग विशेष का गर्भपात सही है, शेषावस्था में लड़कियों की देखभाल और गौरवपेक्षा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। तो साफ पता चल रहा है यही हमारा नहीं होगा, तो यही हमारा सही उत्तर है। अगला इसी तरीके का पैसेज दिया है जिसमें 52, 53, 54 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जनजातीय इलाके देश के खनिज संपन्न व वांछित भागों में स्थित है, इसलिए जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। इस तरह के विकास से जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्यधारा के लोग लाभान्वित हुए। खनिज के दोहन तथा जल संयंत्रों की स्थापना
के लिए उपयुक्त स्थलों के उपयोग, जिनमें से अनेक जनजातीय इलाकों में स्थित थे, का एक आवश्यक उप उत्पाद यह था कि जनजातीय लोगों से उनकी ज़मीन छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो जल संयंत्रों की स्थापना हुई उससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें छीननी शुरू हो गई थी। प्रश्न नंबर 52 है, विकास के नाम पर अनिवार्यतः भूमि अधिग्रहण करना जिससे जनजातीय लोगों की हालत और बदतर हो रही है, डैश जैसी प्रक्रिया है। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है आंतरिक उपनिवेशवाद। क्या कहा जाता है? आंतरिक उपनिवेशवाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? विकास नीतियों से जनजातीय इलाकों में बेहतर सुविधाएं मिल रही है, भूमि के बदले जनजातीय लोगों को ठीक कीमत मिल जाती है, जनजातीय इलाकों का दोहन करके मुख्यधारा के लोगों का विकास हो रहा है। तो देखिए ये हमारा सही है कि जनजातीय लोगों का दोहन करके मुख्यधारा के लोगों का विकास हो रहा है। प्रश्न नंबर 54 है, खनिजों के दोहन और जल विद्युत संयंत्रों हेतु उपयुक्त स्थान अधिकतर कहाँ पर स्थित है? जनजातीय इलाकों में, गाँव में, शहरों में या फिर कस्बों में? तो देखिए ये कहाँ स्थित है? जनजातीय इलाकों में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा अन्यथा। अब हमारा प्रश्न नंबर जो 55, 56, 57 है, इसमें भी क्या दिया गया है? इसमें भी हमें दिया गया है कि हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं गद्यांश के आधार पर। तो आइए पहले हम इसके गद्यांश को पढ़ते हैं। अन्यथा सक्षम शब्द इनमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता, मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टिवादी और शारीरिक रूप से बाधित जैसे शब्दों का प्रयोग अब पुराने घिसे पिटे नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्दों जैसा मंदबुद्धि, अपंग और लंगड़ा लूला आदि के स्थान पर किया जाने लगा है। विकलांग अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांग नहीं होते, बल्कि समाज उन्हें ऐसा बनाता है। तो अब देखिए इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिया है। विकलांग अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांग नहीं होते, बल्कि समाज उन्हें ऐसा बना देता है। इसका क्या तात्पर्य है? समाज इनके बारे में जागरूक है, सार्वजनिक क्षेत्रों पर इनकी आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है, समाज इन्हें बराबरी के मौके देता है, समाज में इनके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती जो इन्हें बराबरी से भागीदारी के मौके दे। तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि समाज में इनके लिए सुविधाएं नहीं होती जो इन्हें बराबरी के मौके दे। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, अन्यथा सक्षम शब्द को डैश को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है सकारात्मक भाव को, क्योंकि यदि हम किसी को लंगड़ा लूला आदि कहते हैं तो वह नकारात्मक भाव होता है, जबकि अन्यथा सक्षम शब्द जो है सकारात्मक भाव को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, निम्न में से कौन सा निर्योग्यता का लक्षण नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है। जैविक कमजोरी है, अक्षम व्यक्ति पीड़ित होता है, निर्योग्यता सामाजिक होती है, निर्योग्यता व्यक्ति को बेचारा बना देती है। तो जो सी है कि निर्योग्यता सामाजिक होती है, इसको सही नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 58, 59, 60 में भी हमारा क्या है? पैसेज दिया गया है जिसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने। ऐतिहासिक तौर पर राज्यों ने राष्ट्र निर्माण की नीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और उसे ज़्यादा बढ़ाने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने आत्मसातकरण और एकीकरण की नीतियों के जरिए अपने नागरिकों में देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना खासतौर पर सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में आसान नहीं था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में नागरिक अपने देश के साथ अपनत्व रखने के साथ साथ संभवतः अपने नजातीय, धार्मिक, भाषाई तथा अन्य किसी प्रकार के समुदाय के साथ भी गहरा तादात्म्य रखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, राजनिष्ठा, देशभक्ति व आज्ञाकारिता विकसित करने के लिए कौन सी नीतियाँ हैं? पृथक्करण व संस्कृतिकरण, हास्याकरण व आत्मसातकरण, संस्कृतिकरण व हास्याकरण, आत्मसातकरण व एकीकरण। तो बताइए इसका कौन सा? इसका डी हमारा सही है। आत्मसातकरण व एकीकरण जो है वो राज्य निष्ठा और देशभक्ति के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 59 है, सांस्कृतिक विविधता के चलते राज्य के नागरिकों में अपने प्रति निष्ठा का उद्देश्य पूरा करना आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि नागरिक यह निष्ठा विकसित नहीं करना चाहते। क्योंकि नागरिक यह निष्ठा विकसित नहीं करते क्योंकि नागरिकों की निष्ठा सामुदायिक पहचान में अधिक होती है। तो ये हमारा सही उत्तर है इसका, क्योंकि नागरिकों की निष्ठा सामुदायिक पहचान में अधिक होती है। अगला लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, एकीकरण की नीतियों के बारे में क्या सही है? ये सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा देती है, यह प्रभुत्व समूह की भाषा व संस्कृति को बढ़ाती है। तो ये प्रभुत्वशाली समूह की भाषा व संस्कृति को बढ़ाती है, ये हमारा सही है। तो देखिए ये हमने पूरा एक प्रश्न पत्र किया है जो हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र है, प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है। तो आप इसको आसानी से अपने अभ्यास के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अगले प्रश्न पत्र के लिए और सोशियोलॉजी की MCQ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।